दिव्या के ससुराल का रहस्य। अपनों पर किए गए विश्वास को तार तार कर देने वाली एक लंबी कहानी। भाग 3। अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस तरह से दिव्या के ससुराल में उसकी छोटी सास ने एकाधिकार जमा रखा है और सबको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। बस दिव्या के मंझले चाचा ससुर उसकी बातों में नहीं आते और उनसे दूर रहते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे की कहानी। आज दिव्या को अच्छा मौका मिल गया था मंझले चाचा जी से बात करने का, क्योंकि आज छोटी चाची सास अपनी मायके गई हुई थी और 1-2 दिन के बाद आने वाली थी। दिव्या आराम से घर का काम निपटा लेने के बाद मंझले चाचा जी के पास बात करने के लिए गई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए दिव्या ने पूछा, चाचा जी क्या हुआ था चाची जी को, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? चाचा जी ने शांतिपूर्वक कहा, हार्ट अटैक से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। दिव्या ने बोला, अच्छा, लेकिन इतने कम उम्र में हार्ट अटैक? मैंने तो सुना है आपकी बेटी काफ़ी छोटी थी जब चाची जी गुजरी। मंझले चाचा ससुर ने बोला, हाँ, मेरी बेटी करीब 10-12 साल की थी जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ था। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, पर एकाएक हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं कैसे, और हम उसे बचा नहीं पाए। दिव्या ने बोला, ओह, सुनकर बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। थोड़ी देर तक मंझले चाचा ससुर शांत रहे, फिर बोले, हाँ, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, पर मेरी पत्नी अगर होनी की मौत मरी होती तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उसे मारा गया है। दिव्या यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। यह क्या बोल रहे हैं चाचा जी? दिव्या ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? कैसे मार सकता है कोई? और सबसे बड़ी बात, कोई किसी की जान क्यों लेगा? मंझले चाचा जी ने बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है। यह घर जैसा दिखता है ना, वैसा नहीं है, और तुम्हारी छोटी चाची सास जितनी शातिर दिखती है ना, उससे कहीं ज़्यादा शातिर है। भले ही सबकी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। इसीलिए अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से मैंने खुद को और अपनी बेटी को उससे बहुत दूर रखा हुआ है और हमेशा ही रहूँगा। बहुत ही नीच और घटिया औरत है वह। दिव्या ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? मानती हूँ छोटी चाची शातिर है, पर इतना बड़ा कांड वह नहीं कर सकती हैं। मंझले चाचा ससुर ने बोला, तुम कुछ नहीं जानती, कल तो तुम इस घर में आई हो और आज तुम सब कुछ जान गई हो। तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं? बहुत अच्छा घर था हमारा, सब बहुत प्यार से रहते थे। बड़े भैया का परिवार, मैं, मेरी पत्नी। तब मेरी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। माँ, पिताजी, हम सब बहुत खुश थे, और तुम्हारे छोटे चाचा जी, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। प्यार का मंदिर था हमारा यह घर। उसके बाद इस घर में तुम्हारी छोटी चाची सास का आगमन हुआ। हमने सोचा जैसे आज तक प्यार से हमारा घर चल रहा था, आगे भी ऐसे ही हंसी खुशी से चलता रहेगा। लेकिन वह ऐसा तूफान लेकर इस घर में आई कि हमारे पूरे घर को तितर बितर कर रख दिया और हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। दिव्या ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता चाचा जी, यह सब तो होनी थी। मंझले चाचा जी ने बोला, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि उसके कदम पड़ने से दुर्भाग्य आ गया, बल्कि उसने अपनी शातिरता से इस घर में सारे कांड किए हैं। कुछ भी खुद से नहीं हुआ है, बल्कि किया गया है। एक बात बताओ, इस घर में इतना कुछ हो गया, एक एक करके इस घर की सारी औरतें खत्म हो गई। मानता हूँ माँ पिताजी की मृत्यु बुढ़ापे में हुई, लेकिन भाभी, यानी कि तुम्हारी सासू माँ, और मेरी पत्नी, यह तो उस उम्र में गुजर गई जिस उम्र में व्यक्ति अच्छा खासा स्वस्थ रहता है। और अगर इस घर की सारी बहुएं गुजर गई तो तुम्हारी छोटी चाची सास कैसे बच गई? क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है जो घर की सारी बहुओं को ख़त्म कर देता है। तो फिर तुम्हारी छोटी चाची सास क्यों नहीं उस बुरी शक्ति का शिकार हुई? और सबसे बड़ी बात, उनके इस घर में आने के बाद से ही यह सारे कांड क्यों हुए? उसकी शादी के पहले से काफ़ी पहले मेरी शादी हो चुकी थी, और मेरी शादी से काफ़ी पहले बड़े भैया की शादी हो चुकी थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। तब तो कोई बुरी शक्ति नहीं थी इस घर में, ना ही कोई वास्तु दोष था, क्योंकि यह सब कोई बुरी शक्ति वगैरह नहीं है। सब कुछ प्लानिंग करके किया गया है ताकि इस पूरे घर पर एकाधिकार जमाया जा सके। मुझे तो कभी कभी तुम्हें लेकर बड़ा डर लगता है। जिस तरह से इस घर से
एक एक करके घर की सारी बहुएं खत्म हो गई हैं, सिर्फ एक महारानी जी बची हैं। कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हारे साथ भी कुछ हो जाए, तुम जरा संभल कर रहना। दिव्या ने बोला, अरे चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यह सब आपके मन का वहम है, क्योंकि इतना कुछ इस घर में हो गया है। मंझले चाचा जी ने बोला, अच्छा तुम्हें हकीकत पता है क्या हुआ था? दिव्या ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता, और मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था यहाँ पर, और छोटी चाची सास क्या करती हैं, क्योंकि इतना तो मुझे भी समझ में आ गया है कि वह बहुत ही शातिर हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं अभी उनकी गुलाम नहीं बनी हूँ, जैसे मेरे पति और ससुर जी और मेरी चारों ननंद। और वो लोग जब भी ससुराल से आती हैं उन्हीं के पास रहती हैं, अपनी भाभी से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। मंझले चाचा ससुर ने बोला, मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मेरा कोई बच्चा नहीं था। इसी बीच तुम्हारी छोटी चाची सास शादी करके इस घर में आई और मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर के संपर्क में थे और डॉक्टर की दवाइयाँ काम कर रही थी और हमारा बच्चा होने वाला था। लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ, बच्चा गर्भ में ही ख़त्म हो गया। हम लोगों को लगा कि शायद दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है और हमने फिर से डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया। इस बीच छोटी बहू को आए 2-3 महीने बीत चुके थे और वह घर में सबके ऊपर हावी होती जा रही थी। खुद को सबसे तेज समझती थी। हमारी माँ को उसने पूरा मुट्ठी में कर रखा था और मीठी मीठी बातें करके सारा कुछ अपने हाथों में लेती जा रही थी। बड़ी भाभी थोड़ा तेज स्वभाव की थी और वह उसकी बातों में नहीं आती थी, लेकिन मेरी पत्नी सीधी सादी थी और वह उसकी बातों में आ गई थी और उसकी गुलाम बनती जा रही थी। और कुछ हद तक मैं भी उसकी बातों में आ चुका था, क्योंकि वह इतने तरीके से खुद को प्रस्तुत करती थी कि लगता था वह कितनी अच्छी है। धीरे धीरे करके उसने घर में काफ़ी एकाधिकार जमा लिया था और हम सब लगभग उसके गुलाम हो गए थे। बस बड़ी भाभी को छोड़कर वह उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी और बोलती थी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मेरे हिसाब से ही सब कुछ होगा। तुम कल की आई, खुद को इस घर की मालकिन कभी मत समझना। इसी बीच मेरी पत्नी दोबारा गर्भवती हुई। छोटी बहू ने दिखावा करके मेरी पत्नी की बहुत सेवा की और वह रोज़ कोई प्रसाद लाकर मेरी पत्नी को खिलाती थी। 3 महीने के बाद मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया। हम दोनों बिल्कुल टूट गए थे। मैं अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। बड़े भैया का अपना अलग बिजनेस था जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था और घर में सबसे अधिक अच्छा बिजनेस उन्हीं का था, जो कि आज भी है। उसके बाद मेरा बिजनेस था, अच्छा खासा दवाइयों का काम था मेरा, और मेरी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। तुम्हारे छोटे चाचा जी, उन्होंने कई बार अपना कई तरह का बिजनेस शुरू किया, पर वह कोई भी बिजनेस चला नहीं पाए और सब में उन्होंने घाटा किया। लेकिन उन्होंने घर का छोटा बेटा होने का फ़ायदा उठाया और बार बार माँ पिताजी से अपने बिजनेस के लिए पैसे लिए और हर बार पैसे गंवा दिए। या फिर यह भी कह सकते हो कि दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर शातिरता दिखाई और सारे पैसे मार लिए। यह दिखाकर कि बिजनेस डूब गया। बहुत ही शातिर है यह दोनों शुरू से ही, क्योंकि इसके आने से पहले तो छोटा भाई अपना बिजनेस कैसे भी चला ही रहा था और धीरे धीरे चलाकर उसे तरक्की की ओर ले ही जाता, जैसा कि हम दोनों भाइयों ने किया था। लेकिन इसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, इसलिए इसने जानबूझकर बार बार बिजनेस में घाटा दिखाकर माँ पिताजी से कई बार बिजनेस के लिए पैसे ले लिए और माँ पिताजी के जमा की हुई आधे से अधिक धनराशि खुद हड़प ली दोनों मियाँ बीवी ने, जिसमें कि हम तीनों भाइयों का हिस्सा था। खैर, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि हम दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। मेरी पत्नी फिर से गर्भवती थी। अब छोटे चाचा जी ने पिताजी की दुकान में ही जाकर बैठना शुरू कर दिया था और वहीं पर से काम करने लगे थे। यह सब भी उन लोगों की प्लानिंग थी ताकि पिताजी की पूरी दुकान वह अकेले हड़प सके, जो कि बीच बाजार में अच्छी खासी चलती हुई दुकान थी, और साथ ही साथ पिताजी की जमा की हुई सारी धनराशि पर भी अपना एकाधिकार कर सके। यह सब तुम्हारी छोटी चाची सास के दिमाग की उपज थी और घर में उन्होंने सबको अपने काबू में कर ही रखा था। खैर, मैं अभी भी इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती थी और इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक दिन भाभी हमारे कमरे में आई और बोली, देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, भले ही हमारी आपस में कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि भाभी बहुत तेज स्वभाव की थी। इसीलिए छोटी बहू ने उन्हें आज तक अपने मीठे बोल के जाल में फंसा नहीं पाया था। भाभी खुद को बड़ी बहू मानती थी और सबको दबा कर रखना चाहती थी, इसलिए ना मेरी पत्नी और ना ही छोटी बहू
से उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार किया, इसलिए छोटी बहू उन्हें अपने जाल में भी नहीं फंसा पाई थी। और मेरी पत्नी, वह तो उनसे दूर दूर ही रहती थी, क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी थी, और तुम्हें तो पता ही है। लेकिन फिर भी भाभी उस दिन मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी से बोला, देखो, तुम मेरी देवरानी हो, ठीक है आपस में हमारी नहीं बनती, लेकिन पता नहीं क्यों यह छोटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, कुछ ज़्यादा ही मीठा बोलती है और ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही समझदार दिखाती है। सबको अपने दिखावे के जाल में इसने फंसा लिया है, तुम भी उसके जाल में फंसी हुई हो। मुझे पता है तुम्हें वह बहुत अच्छी लगती है, खैर वह तुम्हारी व्यक्तिगत पसंद है, तुम जानो। लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे तो सारे बच्चे पैदा हो चुके थे, उसके बाद वह इस घर में आई है, लेकिन तुम्हारे तो अब इतने इलाज के बाद बच्चे गर्भ में आ रहे हैं और वह सब के सब खत्म होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे इसमें इसका हाथ लगता है। तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाओ, अगर सही सलामत से अपना बच्चा पैदा करना चाहते हो तो। लेकिन उस वक्त छोटी बहू के प्यार की ऐसी पट्टी हमारी आंखों पर पड़ी हुई थी कि हमें लगा भाभी बस हमें छोटी बहू के खिलाफ भड़काने के लिए आई हैं, क्योंकि उनका और छोटी बहू का नहीं बनता, और हमने उनकी बात नहीं मानी। छोटी हमेशा की तरह प्रसाद लाकर मेरी पत्नी को खिलाती रही, और फिर तीसरे महीने में मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया। अब तो हमारे मन में बहुत डर बैठ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसके कुछ महीनों के बाद मेरी पत्नी फिर गर्भवती थी। इस बार हमने किसी को भी उसके गर्भवती होने की बात नहीं बताई, कोई घर में नहीं जानता था कि वह गर्भवती है। और जब 3 महीने बीत गए तो वह बहाना बनाकर अपने मायके चली गई, और हमने किसी को नहीं बताया कि वह गर्भवती है, माँ पिताजी तक को नहीं। वह लंबे समय तक बहाना बनाकर मायके में ही रुकी रही, क्योंकि उसके 3-4 अबॉर्शन हो चुके थे, तो वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए मैंने घर में बोला था कि वह अपने मायके में रहकर कुछ दिन आराम करना चाहती है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है शरीर से। माँ पिताजी ने भी बोला था, हाँ ठीक है, मायके में जो आराम मिल सकता है वह ससुराल में तो नहीं मिल पाता। घर परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छा है, शरीर तो उसका कमज़ोर हो ही गया है, लेकिन हमने उसके गर्भवती होने के बाद सबसे छुपा ली थी। और फिर जब बच्चा हो गया, मेरी बेटी इस दुनिया में आ गई, तो हमने यह बात घर में बताई। सबको बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैंने सबसे बोला कि इतना कुछ हो रहा था, तो मुझे लगा इस बार सब कुछ छुपा कर रखते हैं। पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके मम्मी पापा के, क्योंकि उसके मायके में उसके मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं रहता। उसके भाई भाभी अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं, और अब बच्चा होने के बाद ही सब ने जाना है। मेरे माँ पिताजी बहुत खुश थे कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी एक बच्ची हो गई। भैया भाभी भी खुश थे, लेकिन दुखी थी तो बस छोटी चाची, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, और साथ ही में मेरा छोटा भाई भी, क्योंकि शादी के बाद से उसने अपने पति को यानी कि मेरे भाई को अपने जैसा ही बना दिया था। लेकिन हाँ, उसके बाद यह बात मेरे मन में बैठ गई कि भाभी ने सही तो कहा था। जब इस बार हमने उसे कोई जानकारी नहीं दी तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि यह सब कुछ वही कर रही थी, इसलिए हमें पूरा यकीन तो नहीं था। लेकिन हाँ, उसका चेहरा देखकर यह तो पता चल रहा था कि हमारा बच्चा आ गया। इस बात की उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अब मैं भी बड़ी भाभी की तरह उससे थोड़ी दूरी बनाने लगा, और उसका दिया हुआ खाना मैंने बंद कर दिया था। उसको भी समझ में आने लगा कि मैं धीरे धीरे उसे समझने लगा हूँ। लेकिन अभी मैं अपनी बच्ची के आने की खुशी में फालतू के लफड़े नहीं करना चाहता था, और जल्द ही अपने बीवी बच्चे को घर लेकर आने वाला था। लेकिन इस बीच इस औरत ने एक और नया कारनामा घर में कर दिया। इसने घर में यह बात फैला दी कि क्या गारंटी है मेरी पत्नी को जो बच्चा हुआ है वह हमारा ही बच्चा है। कोई तो नहीं जानता था कि वह गर्भवती थी और पूरा वक्त अपने मायके में ही थी, तो क्या पता वहीं से हमने कोई बच्चा गोद ले लिया हो और अब उसे इस खानदान का बच्चा बोल रहे हैं। क्या किसी ने देखा है कि भाभी ने ही उस बच्चे को जन्म दिया है? इतने अच्छे से और तरीके से उसने यह बात पूरे घर में फैलाई कि सबको यकीन हो गया कि हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है, बल्कि मैंने और मेरी पत्नी ने यह सब ड्रामा किया है और हमने एक बच्चा गोद ले लिया है, और अब हम उसे इस खानदान का बच्चा बनाकर ला रहे हैं। यहाँ तक कि माँ बाबूजी को भी उसने यकीन दिला दिया था। दिव्या ने बोला, हे भगवान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं चाचा जी आप, क्योंकि अनुराग मुझसे बोल रहे थे कि आकृति चाचा जी की सगी बेटी नहीं है,
गोद लिया है चाचा जी ने उसे, इसलिए हमारा उनसे कोई खास लगाव नहीं है, इसलिए हम उससे दूर ही रहते हैं। मंझले चाचा जी ने बोला, सोच लो, आज तक यह लोग ऐसी बातें करते हैं और यह सब तुम्हारी छोटी चाची सास की करतूत है। सबके मन में उसने यह जहर भर दिया है कि आकृति मेरी बेटी नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ, मेरी पत्नी जानती थी, हमारा दिल जानता है कि आकृति हमारी ही बेटी है, और इस नीच औरत ने इतना घृणित चाल चला है। दिव्या ने बोला, सच में यह तो बहुत ही मक्कार है छोटी चाची। मंझले चाचा जी ने बोला, उसके कुछ समय बाद ही मैं अपनी पत्नी और आकृति को लेकर घर आ गया, लेकिन इस गंदी औरत ने माँ के मन में यह बात कूट कूट कर भर दी थी कि वह मेरी बेटी नहीं है, इसलिए माँ ने कभी उसे वह प्यार दुलार नहीं दिया जो वह बड़ी भाभी के बच्चों को देती थी। और कुछ सालों के बाद इसके भी 2 बच्चे हो गए और माँ पिताजी ने जो प्यार इसके बच्चों को दिया और बड़ी भाभी के बच्चों को दिया, वह प्यार माँ पिताजी ने मेरी बेटी आकृति को कभी नहीं दिया। इस कमीनी औरत की वजह से जिस प्यार पर मेरी बेटी आकृति का हक था, वह उसे कभी नहीं मिला। सबके मन में एक जहर घोल दिया था इसने। अब तो मेरी पत्नी भी इससे नफरत करने लगी। हम दोनों अच्छे से इस कुटिल औरत को समझ चुके थे और बड़ी भाभी तो इसे समझती ही थी, लेकिन भैया और भैया के बच्चों और माँ पिताजी के आंखों पर इसका पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि यह रोज़ प्रसाद के रूप में उन्हें कुछ देती थी जिसे वह खा लेते थे और उसके ही गुणगान करते रहते थे। मेरा परिवार मैंने तो उससे बिल्कुल दूर कर रखा था, और बड़ी भाभी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बस हम लोग ही थे जो इसकी असलियत को समझते थे, पर साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब इसे बहुत अच्छा समझते थे। खैर, इसी तरह से दिन बीत रहे थे। इसी बीच छोटे भाई ने पिताजी की पूरी दुकान लगभग हड़प ली, क्योंकि पिताजी की भी अब उम्र हो रही थी। साथ ही साथ उसने शातिरता दिखाते हुए पिताजी की सारी एफडी में खुद को नॉमिनी बनवा लिया था। साथ ही साथ माँ पिताजी के लॉकर में भी अपना नाम शामिल करवा लिया था, ताकि उनके बाद वह लॉकर उसकी कस्टडी में आ जाए और वह उसका मालिक बन जाए। इतना शातिराना खेल खेल रहे थे यह दोनों मियाँ बीवी। मुझे इस बात की भनक लग चुकी थी कि माँ पिताजी के हाथ से उनकी सारी संपत्ति यह दोनों अपने हाथों में लेते जा रहे हैं, और इस बात को लेकर मैं और मेरी पत्नी घर में कभी कभी बवाल भी मचाया करते थे। साथ में बड़ी भाभी भी हमारा साथ देती थी कि घर के संपत्ति पर सबका बराबर का हक होना चाहिए, कोई एक इसका मालिक कैसे बन सकता है। लेकिन माँ पिताजी पूरी तरह से इसके कब्जे में थे और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। उनके हिसाब से मेरी और बड़े भैया की आमदनी बहुत ज़्यादा है, तो पिताजी की सारी दुकान छोटे बेटे की ही हो जानी चाहिए। चलो, उसके लिए भी एक बार को हम तैयार थे, लेकिन पिताजी की सारी सेविंग और माँ के सारे जेवर उन्हें मिल जाएं, इसके लिए हम तैयार नहीं थे, और ना ही बड़ी भाभी। अब इसने एक नया खेल खेलने की सोची, जो कि इसका अब तक का सबसे खतरनाक खेल साबित हुआ। भले ही तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर यह सच है। इसने यह दिमाग लगाया कि पैसे के लिए तो बवाल औरतें ही मचाती हैं। अगर औरतें ही इस घर से हट जाएं, तो थोड़ी ना कोई भाई आपस आपस में लड़ते रहेंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, और माँ पिताजी का सारा कुछ अपने आप इसके हाथों में आ जाएगा। और इसने अपना शातिराना खेल शुरू कर दिया। तुम विश्वास नहीं करोगी इसने क्या दिमाग चलाया था। हम इसका दिया कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन इस शातिर औरत ने मेरी पत्नी की थायराइड की गोलियां बदलकर उसमें कोई और गोलियां डाल दी थी, जो कि मुझे काफ़ी वक्त के बाद पता चली, जब मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। वह रोज़ सुबह एक थायराइड की गोली खाती थी, लेकिन इसने मौका पाकर थायराइड की गोली को हटाकर उसमें एक ऐसी गोली डाल दी जिसको खाने से धीरे धीरे व्यक्ति का दिल कमज़ोर होता जाता है, और कभी भी एकाएक उसे भयानक दिल का दौरा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही मेरी पत्नी के साथ हुआ। मेरी बेटी 10-12 वर्ष की थी जब मेरी पत्नी एकाएक हार्ट अटैक से चल बसी। किसी को इसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मैंने भी अपना नसीब का लिखा मान लिया, क्योंकि कोई इतना शातिर हो सकता है या तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि यह प्रसाद में कुछ मिलाकर खिला देती है, जिससे सबको अपने वश में कर रखा है, या फिर मेरी गर्भवती पत्नी को इसलिए कुछ खिला देती थी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो जाता था। पर यह किसी की इतने शातिराना तरीके से जान ले सकती है, यह तो मैं कभी नहीं सोच सकता था, और ना ही घर में कोई और ऐसा सोच सकता था। मेरी पत्नी को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। मुझे दुकान और घर दोनों को संभालने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को घर में देखने वाला कोई नहीं था,
और वह धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। माँ पिताजी ने कभी उसे वह प्यार दिया ही नहीं। इस शातिर औरत की वजह से मुझे ही अपनी बेटी का ख्याल रखना था, इसलिए मैंने अपना सारा बिजनेस समेट दिया और उससे मिले पैसों को मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका अच्छा खासा महीने का ब्याज मुझे आज भी मिलता है और मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन पैसों से मैं अपना घर चलाता हूँ और मेरी बेटी की मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई और घर पर रहकर उसकी परवरिश की, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, और उसकी शादी भी कर दी उसे उसके पैरों पर खड़ा करके। लेकिन इतने दिनों से मैं घर में ही हूँ तो इसे और अच्छे से समझ चुका हूँ कि यह जादू टोना करके लोगों का वशीकरण भी करती है और मेडिकल साइंस का उपयोग करके लोगों को स्लो पॉइजन देकर मार भी सकती है। दिव्या ने बोला, नहीं चाचा जी, अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की जान कोई कैसे ले सकता है? मंझले चाचा जी ने बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यह बहुत नीच और घटिया औरत है। यह कुछ भी कर सकती है और अब तक बहू के रूप में यह अकेली इस घर में थी। अब तुम आ गई हो, इसलिए मैंने तुमसे बोला था इसका दिया लिया कभी कुछ मत खाना और इससे सतर्क रहना। और अभी भी मैं तुमसे यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बात वही है। तुम भी एक औरत हो और इस घर की बहू भी हो। तुम भी अपना हक तो जताओगी ही, और फिर वह कहीं तुम्हें भी अपने रास्ते से इसी तरह से हटा ना दे जैसे उसने अपने दोनों जेठानियों को हटाया है। अभी तुम पूरी बात नहीं जानती। दिव्या ने बोला, हाँ तो आप बताइए ना। मंझले चाचा जी ने बोला, मेरी पत्नी की थायराइड की गोलियां इसने बदल कर उसमें पता नहीं कौन सी गोलियां डाल दी थी। यह बात मुझे बड़ी भाभी यानी कि तुम्हारी सास ने ही बताई थी। एक बार जब मैंने अपने रूम की सफाई करके कूड़ा अपने रूम के बाहर रखा था, उस पर तुम्हारी चाची सास की थायराइड की गोलियां भी थी, जिसकी शीशी गिरकर खुल गई थी और गोलियां बाहर बिखर गई थी। बड़ी भाभी को भी थायराइड की प्रॉब्लम थी। दोनों एक ही दवाई खाती थी। जब उन्होंने उन गोलियों को देखा तो उन्हें लगा यह तो वैसी गोलियां नहीं हैं जो वह खाती हैं, और वह सीधे मेरे पास आई और बोली, देखो यह वैसी गोलियां नहीं हैं जो मैं खाती हूँ, जबकि हम दोनों एक ही गोली खाते थे। और तुम्हारी तो दवाइयों की ही दुकान है, तुम तो अच्छे से पहचानते होगे। जब मैंने गोलियों को हाथ में लिया तो मुझे समझते देर नहीं लगी। वह थायराइड की गोलियां नहीं थी, बल्कि उससे मिलती जुलती ऐसी गोलियां थीं जो धीरे धीरे दिल की धड़कनों को रोकता है, और कभी कभी एकाएक ऐसा दिल का दौरा पड़ जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस दवाई का उसने कैसे इंतजाम किया, कहाँ से इंतजाम किया, उसे कैसे मिल गया, यह सब मुझे नहीं पता, क्योंकि यह सारी दवाइयाँ इतनी आसानी से किसी दवाई की दुकान पर नहीं मिल सकती। बड़ी भाभी ने उस दिन मुझसे साफ बोल दिया कि तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, उसे मारा गया है, क्योंकि वह अब इससे बहुत चिढ़ने लगी थी। जब से तुम्हारी बेटी के बारे में इसने अनाप शनाप बोलकर सारे घर में फैलाया है, और साथ ही साथ अपने हक और हिस्से की बात भी करने लगी थी, इसलिए उसे इसने रास्ते से हटा दिया। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं थे यह साबित करने के लिए। ऊपर से सबकी आंखों पर इसका पर्दा पड़ा हुआ था और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इतना यकीन तो हमें हो गया था कि मेरी पत्नी मरी नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। शेष कहानी अगले भाग में।